देखो जी, ये जो हमारी दुनिया है ना, ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स अभी बना ही नहीं था। ना अर्थ था, ना अर्थ थी, ना मून था, ना सन था। इस दुनिया में कुछ भी था ही नहीं। तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस पार्टिकल था। इस दुनिया में सबसे पहले क्या थी? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के पार्टिकल ऐसे जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए और छोटा सा एक बॉल बन गया। क्या बन गया? छोटा सा बॉल। इस बॉल को बोला जाने लगा नेब्यूला। क्या बोला जाने लगा? इस दुनिया में अभी यूनिवर्स की ओरिजिन नहीं हुई है, तो एक डेंस बॉल है। क्या नाम है इसका? नेब्यूला। इस नेब्यूला का टेम्परेचर बढ़ा और इसका प्रेशर भी बढ़ा। टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने से ये नेब्यूला फट गया। फटने को बोलते हैं बैंग हो गया, और बहुत बड़ा बैंग हो गया, बिग बैंग। इस बिग बैंग से यूनिवर्स की बिगनिंग होती है। बताओ जी, यूनिवर्स की बिगनिंग किससे होती है? बिग बैंग से। लिखना कुछ नहीं है, हम लिखाएंगे आपको। इस यूनिवर्स की बिगनिंग को क्या किससे होती है? बिग बैंग से। बताओ जी, यूनिवर्स की बिगनिंग की सबसे वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है? बिग बैंग। पता चल गया आपको? जब ये बिग बैंग हुआ, इस बिग बैंग के बाद ढेर सी गैलेक्सीज बन गई। गैलेक्सीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। गैलेक्सीज का क्या मतलब होता? तो इस दुनिया में बिग बैंग के बाद क्या बन गई? ढेर सारी गैलेक्सीज। इन गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी को देखा गया, ये वाइट कलर की थी। इसका नाम पड़ा मिल्की वे। क्या नाम पड़ गया? बताओ जी, यूनिवर्स किससे बिगन हुई? बिग बैंग से। यूनिवर्स की बिगनिंग के बाद क्या बन गई? गैलेक्सीज। इनमें से एक गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे, या इसको बोला जाता है आकाश गंगा, या इसी को बोला जाता है स्पाइरल गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे, आकाश गंगा, या क्या बोलते इसको? स्पाइरल गैलेक्सी। तो जनाब, ये जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी को सबसे पहले स्टडी करेगा एक बंदा जिसका नाम होगा टोलोमी। क्या नाम होगा? टोलोमी ये देखेगा कि ये जो हमारी गैलेक्सी है, इसके अंदर एक पार्ट है छोटा सा, उसके सेंटर में है अर्थ और बाकी प्लेनेट इर्द गिर्द घूमते हैं। इस टोलोमी के आइडिये को बोला जाता है, इस टोलोमी के आइडिये को, हेलो, इस टोलोमी के आइडिये को, सेंटर में क्या है? अर्थ। इस आइडिये को बोला जाता है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या बोलते इसको? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। बताओ जी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का आइडिया किसने दिया? टोलोमी ने। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का आइडिया किसने दिया? टोलोमी के बाद एक और साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम है निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने कहा कि जनाब, अर्थ सेंटर नहीं हो सकता सोलर सिस्टम का। हमारे सोलर सिस्टम में एक गैस है जिसको बोलते हैं हीलियम, वहां से कोई लाइट निकलती है और इसके इर्द गिर्द बाकी प्लेनेट घूमते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। इस आइडिया को बोला जाने लगा हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या बोलते इसको? हीलियोसेंट्रिक। बताओ, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी? निकोलस कॉपरनिकस ने।
गलती गलती, अच्छा मेरे से गलती हो गई। ये ऊपर वाले का नाम है, अच्छा मैंने पहले हीलियो ही पढ़ा इसको, अच्छा मैंने पढ़ा जियो था। इसका नाम है जियो सेंट्रिक थ्योरी गिवन बाय टोलोमी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी गिवन बाय निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस की इस आइडिया को रिजेक्ट करेगा एक बंदा, इसका नाम होगा टाइको ब्रेही। क्या नाम होगा? मगर टाइको ब्रेही ने कोई नया आइडिया नहीं दिया, उसकी जल्दी हो गई डेथ। अब एक बंदा आएगा, इनका नाम आपने नौवीं क्लास में सुना हुआ है, जॉन केपलर। नाम सुना है आपने? नाम सुना आपने? 9th क्लास में आपने पढ़ा केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। 11वीं क्लास में केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन को आपने प्रूफ किया, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ एरिया। तो जॉन केपलर ने कहा हमारा सोलर सिस्टम सर्कुलर नहीं है, हमारा सोलर सिस्टम एलिप्टिकल है, ऐसे सन या तो कहीं यहां है या कहीं यहां पे है। यह सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल आइडिया है जॉन केपलर का। इतना पता चला आपको, आइडिया लगा हल्का सा। अब आप कॉपी खोलो, हम लिखेंगे। कॉपी खोलो जनाब और लिखो। क्या लिखो जी? अभी कोई ज्योग्राफी वगैरह कुछ आपने लिखना ही नहीं है। लिखो पॉइंट नंबर 1, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आवाज आ रही ना आपको ठीक से? ऐसे थोड़ा जुकाम लगा है मुझे। शेर सुनाया जाए कोई प्यार मोहब्बत वाला? प्यार मोहब्बत वाला कि धोखे वाला? बताओ पहले। मेरे को बहुत गहरे धोखे वाला। ओहो हो। ऐसे धोखे वाला सुनाते हैं कि हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्ड करो हैं, उनको भेजोगे इसी तरह भेज। ऐसे ऐसी मोहब्बत वाला सुनाते हैं कि मोहब्बत, मगर ये कि मोहब्बत हो गई खत्म उनकी तरफ से, मगर हमारी तरफ से अभी है इस मोहब्बत वाला से। ओहो ओहो। पहले अपनी मोहब्बत को लाया जाता है ना सीने में, तो फिर तेरी जुल्फों के साए की चाहत आज भी है, तेरी जुल्फों के साए की चाहत आज भी है, हमने जो की थी मोहब्बत वो आज भी है, किसी और के तसव्वुर को उठती ही नहीं, बेमान आंखों में थोड़ी सी हया आज भी है, बेमान आंखों में थोड़ी सी हया आज भी है, और एक बार चाह के फिर से छोड़ देना तू, एक बार चाह के फिर से छोड़ देना तू, दिल तोड़ तुझे जाने की इजाजत आज भी है। यानी कि ये जब नई नई मोहब्बत होती फिर वो टूट जाती है, फिर स्कूल में छुट्टियां पड़ जाती हैं, फिर उनको बोला जाता जान प्लीज आखिरी बार बात कर लो, तुम्हें खुदा का वास्ता यहाँ सीने में कुछ होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। ये उस वक्त का शेर। इसको अभी आप नहीं समझोगे, 10 15 20 साल मोहब्बत करनी है, फिर उसके बाद धोखा खाना है, फिर उसके बाद जब ये शेर सुनोगे और लगेगा या धुआं निकल रहा नाक से, मेरे नाक से धुआं निकल रहा होगा मगर आपको दिखेगा नहीं, उसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। तो लिखो जी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज considered by, origin of universe is considered by Big Bang theory। क्या बोलते हैं कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ? बिग बैंग से। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज कंसीडर्ड बाय बिग बैंग थ्योरी। हमें बिग बैंग के बारे में किसने बताया? अगला पॉइंट लिखो, डिस्क्राइब्ड बाय, बिग बैंग के बारे में हमें बताया जॉर्ज एडवर्ड लेमेटर। जॉर्ज
एडवर्ड लेमेटर, और एक और बंदा है जिसका नाम है जॉर्ज एडवर्ड लेमेटर और एडविन हब्बल। एडविन हब्बल, ये वो बंदे हैं जिन्होंने ये बात कही कि यूनिवर्स किससे बिगन हुआ? बिग बैंग से। मगर क्या बिग बैंग से पहले कोई आइडिया थे? तो अगला पॉइंट, ओल्डर थेरीज, CHSL 2024 के पेपर में पूछा गया। ओल्डर थेरीज, इससे पहले कौन कौन सी थेरी थी? इससे पहले कुछ लोग ये मानते थे कि यूनिवर्स जो है ये तैर रहा है। पल्सेटिंग यूनिवर्स, पल्सेटिंग यूनिवर्स थेरी। ये थेरी कह रही है कि नहीं, यूनिवर्स तैर रहा है आसमान में ऐसे। तो कभी पेपर में आएगा, अभी CHSL में पूछा गया, पल्सेटिंग यूनिवर्स थेरी किसने दी? गिवन बाई, एक बंदा है एलन सीड्स, इसका स्पेलिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग है, एलन सीड्स। और इससे पहले एक थ्योरी पल्सेटिंग यूनिवर्स थी, एक दूसरी थ्योरी है, इसका नाम है स्टेडी। आपको वहां से दिख रहा है क्या? स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी? एक बंदा है, इसका नाम है हरमन बॉन्डी। ये दो थ्योरी थी बिग बैंग से पहले, और बिग बैंग थ्योरी ने कहा नहीं जी, यूनिवर्स का ओरिजिन ऐसे हुआ है। सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी दुनिया में कौन सी है? बिग बैंग। ये अभी मैं आपका बेस बना रहा हूं, याद करना, पेपर में कंटेंट आना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसकी टेंशन मत लो। ये लिख दिया। तो जनाब, तो सबसे वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है? बिग बैंग। बिग बैंग के अलावा अदर थ्योरीज कौन कौन सी हैं? पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी और स्टेडी स्टेट थ्योरी। फिर उसके बाद आगे लिखो आप, टोलोमी, PTOLOMY, टोलोमी गेव। टोलोमी ने क्या दिया? जियो सेंटरिक थ्योरी। बताओ जी, टोलोमी ने कौन सी थ्योरी दी? जियोसेंट्रिक थ्योरी। टोलोमी के बाद आए कौन? निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने कौन सी थ्योरी दी? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। और CDS में पूछा गया, सबसे वाइडली एक्सेप्टेबल कौन सी है? जॉन केपलर की। जॉन केपलर ने कौन सी थ्योरी दी? जॉन केपलर गेव एलिप्टिकल ऑर्बिट, या इसको बोलते हैं प्रेजेंट मॉडल। तो बताओ जी, प्रेजेंट मॉडल का आइडिया किसने दिया? जॉन केपलर ने। एलिप्टिकल ऑर्बिट का आइडिया किसने दिया? जॉन केपलर ने। लिख दिया। ये आपने पता कब पढ़ा था? पहली बार शायद आपने नहीं पढ़ा हो, 9th क्लास में मेरे टाइम एक चैप्टर हुआ करता था द यूनिवर्स, तब ये चीज हुआ करती थी 9th क्लास में। अभी हमने आपको वो रिकॉल करी। अब धीरे धीरे आगे चलेंगे, पता चल गया जितना आपको। चलें आगे, चले ना। अब देखो, लिख दिया ना सबने। अब देखो,
जॉन केपलर ने कहा हमारा सोलर सिस्टम ऐसा है, ये जब कभी अर्थ होगी सूरज के बिल्कुल पास, इस दिन को बोलते हैं 21 मार्च और इसको बोलते हैं 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात होते हैं बराबर। 21 मार्च को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स और इसको बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। है ना, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है मैंने आपको वहां क्या लिखा, एक मिनट, वहां नहीं लिखा है, देखो क्या नहीं लिखा है, पक्का तो सही बोल रहे आप। 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, इसको बोलते वर्नल इक्विनॉक्स, और 23 सितंबर को क्या बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स। यानी कि इस दिन दिन और रात होते हैं बराबर। ऐसे बनाओ आप भी, बताओ दिन और रात का बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स और 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स। पेपर में आएगा कश्मीर में सैफरान की फ्लावरिंग किस सीजन में होती है, सैफरान का साइंटिफिक नाम क्या है, तब ये फिर से रिकॉल करेंगे हम। और जब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां पे इस दिन को बोलते हैं 22 दिसंबर, इस दिन सबसे लंबी रातें होती हैं और इसको बोलते विंटर सोलिस्टिस। ये सब कहां से साबित है, जॉन केपलर के आइडिया से। और इस दिन को बोलते हैं क्या जनाब, 21 जून, है ना, 21 जून को बोलते हैं समर सोलिस्टिस। अगर आपको अभी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, ना आए, अभी हम तो आपको बेस बना रहे हैं ना, अभी धीरे धीरे देखना, याद भी होगा, इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात होते हैं बराबर। 21 जून को बोलते समर सोलिस्टिस, 22 दिसंबर को बोलते विंटर सोलिस्टिस। ये सब कहां से साबित है, जॉन केपलर के आइडिया से। ठीक है जनाब, लिख दिया, चलें आगे, चले ना, थोड़े हंसते खेलते रहोगे, ऐसे मुझे लगता है आपको समझ नहीं आ रहा, शायद समझ आ रहा है ना, पक्का ना, चलें आगे। अब देखो जी, अभी हमें बस ये पता चल गया यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में। अब आप हेडिंग डालो जियोग्राफी, अब हेडिंग डालो जियोग्राफी, और लिखना नहीं है, समझ आ रहा है ना, जियोग्राफी में लिखना नहीं, पहले सुनो, जियोग्राफी लिखिए ना हेडिंग। जियोग्राफी में हमें पढ़ना होता वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक सवाल या बहुत ज्यादा भी कभी एग्जामिनर पूछेगा तो 2 सवाल पूछेगा, ज्यादा नहीं। और आज तक जब से मैं पढ़ा रहा हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, पता क्या क्या पेपर में आता, या कभी क्लाइमेट से सवाल आएगा, या कभी वेजिटेशन से सवाल आ गया, या कभी कोई विंड से सवाल आ गया, बताओ जी किस वेजिटेशन को कहां पे क्या बोलते, किस विंड को कहां से क्या बोलते, या कभी कोई फिजियोग्राफिक से कोई पहाड़ रेंजेस वगैरह पूछ ली। इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादातर जो मैं पढ़ाऊंगा बस वही आएगा। जेएंडके जो, अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी से 1 या कभी मैक्सिमम 3 सवाल आएंगे। जेएंडके ज्योग्राफी से 5 से 7 सवाल आएंगे। मगर जब आप कोई जेके एसएसबी का पेपर दोगे तो आपको 8 से 10 के बीच सवाल आ सकते हैं ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी भी और जेएंडके ज्योग्राफी भी। ये है जनाब मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं।
ठीक है जी। अब आपने ऐसे हेडिंग डाल दी ज्योग्राफी, तो लिखो आप ऐसे, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो मीन्स अर्थ, और ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी। ये टर्म जियोग्राफी किसने दी, यहां पे लिखो, जियोग्राफी, जियोग्राफी टर्म वाज गिवन बाई, जियोग्राफी टर्म वाज गिवन बाई, इरेटोस्थीनियस। जियोग्राफी नाम किसने रखा, इरेटोस्थीनियस ने। और इसी बंदे ने ही आल्सो कैलक्यूलेटेड, क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का सरकमफ्रेंस यानी कि बाउंड्री की विड्थ बी किसने कैलकुलेट की, इरेटोस्थीनियस ने। इसलिए सो ही इज नोन एज, शाबाश, क्या बोलते इसको, फादर ऑफ जियोग्राफी। हु इज नोन एज फादर ऑफ जियोग्राफी, इरेटोस्थीनियस। जेकेएसएसबी ने अभी तक एक कभी सवाल पूछा नहीं। हु इज नोन एज फादर ऑफ जियोग्राफी, इरेटोस्थीनियस। लिख दिया, फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, इरेटोस्थीनियस। सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ कैलकुलेटेड बाई इरेटोस्थीनियस, टर्म ज्योग्राफी गिवन बाई इरेटोस्थीनियस। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कौन है, इरेटोस्थीनियस। लिख दिया, इतना लिख दिया। आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो जी, लिखो आगे लिखो जी आप, हिकिटियस एक बंदे का नाम है। हिकिटियस रोट ए बुक, हिकिटियस रोट ए बुक। एक ज्योग्राफर है हिकिटियस, उसने किताब लिखी, किताब का नाम है जस पीरियोडस। हिकिटियस ने किताब लिखी, एक किताब का नाम है जस पीरियोडस, और ही रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग ग्राफिकली, ही रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग ग्राफिकली। पहली बार चीजों को ग्राफ बना के ड्रा किया गया और ये चीजें रिप्रेजेंट करी गई। क्या क्या, देखो, अब आपने लिखना नहीं है, देखो पहले यहां हिकिटियस ने अपनी किताब में कहा कि दो लैंड बॉडीज अगर हों, उन दो लैंड बॉडीज के बीच वाले पानी के एरिया को बोला जाएगा चैनल। क्या बोलते हैं, लिखना नहीं, पहले देखो, पहली बार ड्रा करके रिप्रेजेंट किया। चैनल क्या होता है, दो लैंड बॉडीज के बीच वाले एरिया को क्या बोलते हैं। अब जब हम आगे पहुंचेंगे ना, हम पढ़ेंगे 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, समबीरीरो चैनल, डंचन पैसेज, इंग्लिश चैनल, ढेर से चैनल्स पढ़ेंगे हम। तो चैनल का क्या मतलब होता है, दो लैंड बॉडीज के बीच वाले पानी को क्या बोलते, चैनल। और दो लैंड बॉडीज के बीच में अगर कोई दो लैंड बॉडीज हो, इसके बीच में कोई ऐसी लैंड बॉडी हो जो इन दो लैंड बॉडीज को जोड़े और पानी को अलग करे, इसको बोलते ज्योग्राफी में
इस्थमस, ये भी ड्रॉ किया, दूसरा कंसेप्ट इस्थमस। उसके बाद अगर कोई नैरो एरिया है लैंड का, देखो जी नैरो एरिया है लैंड का, जिसके इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, ऐसे नैरो एरिया को बोला जाएगा केप। इसको क्या नाम पड़ गया? केप। और अगर कोई वाइडर एरिया है लैंड का, जिसके तीनों तरफ हो पानी, इसको बोला जाएगा पेनिनसुला। क्या बोलेंगे इसको? 1 2 3 4। और उसके बाद अगर कोई नैरो जगह होगी पानी की, ये पानी है, पानी, नैरो जगह होगी पानी की, जिसके तीनों तरफ होगी लैंड, इस जगह को बोला जाएगा गल्फ। क्या बोलेंगे? और अगर कोई वाइडर जगह होगी पानी की, इस जगह को बोला जाएगा बे। ये सब चीजें ड्रॉ करी पहली बार किसने? हिकिटियस ने। इसलिए ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो जहां लिखा ना अपना ही रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग, अब बनाओ, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा ये। थोड़े थोड़े ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स ठीक हो जाएंगे। ये बनाओ कि हिकिटियस ने ये वाली सारी चीजें लिखी। अगला पॉइंट लिखो, ही इज आल्सो नोन एज क्या? फादर ऑफ ज्योग्राफी। अगर पेपर में कभी दोनों ऑप्शन में हूं और पूछा जाए फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो आंसर होगा इराटोसिनियस, पहले वाला जो भी पढ़ लिया। इतना पता चल गया आपको? चलो जी, यूनिवर्स का ओरिजिन किससे हुआ? बिग बैंग से। बिग बैंग से बन गई ढेर सारी गैलेक्सीज, उनमें से गैलेक्सी है हमारी। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, ज्यादा पेपर में नहीं आते, मगर मैं आपका बेस बनाने के लिए आपको बता रहा हूं। और हमें इतनी बातें पता चल गई। अब हम धीरे धीरे आने लगेंगे इंडियंस की तरफ, मगर अभी नहीं, अभी हमें 2 दिन लगेंगे वहां आने में। अब आप हेडिंग डालो अर्थ, हेडिंग डालो अर्थ। CHSL 2024 के पेपर में रिसेंटली पूछा गया, हमारी अर्थ की शेप को क्या बोलते हैं? तो हां, अर्थ लिखो और ऐसे अर्थ की शेप बनाओ। अर्थ की शेप को बोलते हैं, इसको ओब्लेट स्फेराइड भी बोलते हैं, ओब्लेट स्फेराइड, या अर्थ की शेप को बोलते हैं जियोइड। शेप ऑफ अर्थ इज नोन एज ओब्लेट स्फेराइड, या क्या बोलते हैं? जियोइड। ठीक है जनाब, इतना लिख दिया। अब समझने वाली चीजें शुरू होंगी। ये आपने लिखा, ये भी लिख दिया। चलो जी, अब थोड़ी सी चीजें मुश्किल। आज भी आपको मुश्किल लगेगा, मजा थोड़ा कम आएगा। कल भी मुश्किल लगेगा, मजा थोड़ा कम आएगा। परसों भी मुश्किल लगेगा और मजा थोड़ा कम आएगा। परसों के बाद आपको ही सब कुछ खुद ब खुद आ जाएगा। पढ़ना पड़ेगा मगर थोड़ा थोड़ा। देखो, अब ये इतना लिख दिया ना। अब मैं आप सबकी अटेंशन चाहते हैं। अब खामोश होकर नहीं बैठना से मजा नहीं आएगा। अब पूरे तरह खुश हो जाओ। खुश है ना आपके? नहीं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना आपको चीजों की। जब आपको कुछ समझ आएगा तो, और देखो, जब हम कोई चीज लॉजिकली याद रखते हैं ना, तो वो याद रहती है। अगर इसी तरह हम रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, वो भूल जाएगी। देखो जी, ये मैंने क्या बना दिया? सर्कल। क्या बनाया? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो सारे जागने हो। ये क्या बना दिया? रेक्टेंगल। अब आप देखो, ये रेक्टेंगल की कोई दीवार है, मुझे बताओ इस दीवार से या इस साइड से कितने ऐसे पॉइंट होंगे जो 7 मीटर की दूरी पे होंगे? मान लो हमने फीता लिया, यहां से मेजर किया जी, ये पॉइंट है 7 मीटर की दूरी पे, तो ये भी 7 मीटर की दूरी पे होगा, ये भी 7 मीटर की। यहां यहां देखो, ये छोड़ो। ऐसे पॉइंट कितने होंगे जो 7 मीटर की दूरी पे होंगे? कितने होंगे जी? इनफाइनाइट, बहुत सारे पॉइंट होंगे जो 7 मीटर की दूरी पे होंगे। ठीक है जी।
अब आप मुझे बताओ ऐसे कितने पॉइंट हैं जो यहां से 7 मीटर की दूरी पे हैं। मान लो फीता लिया तो ये आ गया जी 7, ये आ गए जी, या 7 नहीं, हम 8 मीटर ढूंढेंगे। ये फीता लिया तो 8 मीटर की दूरी पे, ये सारे पॉइंट कितने मीटर की दूरी पे हैं? 8 मीटर की दूरी पे। अब आप मुझे बताओ इतने ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो यहां से 8 मीटर की दूरी पे होंगे, वो भी इनफाइनाइट होंगे। अब आप मुझे बताओ ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो इधर से 7 और इधर से 8 मीटर की दूरी पे होंगे। ऐसा एक ही पॉइंट होगा, इसको हम बोलेंगे एक्स वाई, और इसको लिखेंगे हम 7, 8। कुछ याद आ रहा आपको? 9वीं क्लास में आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पढ़ा था ना? एक बंदा था प्रोफेसर रेन डिस्कार्टस, अपने घर बेड पे लेटा हुआ था, छत को देखा और विजुअलाइज किया कि इस दीवार से इधर कितने पॉइंट होंगे, इस दीवार से इधर कितने पॉइंट होंगे। उसको हम किसकी मदद से जानेंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इन्वेंशन हो गई, इंट्रोडक्शन हो गई 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की। यह आपने कब पढ़ा? 9th क्लास में। जब आप 11वीं या जब आप 9वीं क्लास में ही थे तब आपने स्क्वायर के बदले में बाद में पढ़ दिया क्यूबॉइड, पढ़ा ना? रेक्टेंगल के बदले में क्यूबॉइड। इसकी होती है लेंथ और विड्थ, इसकी होती है लेंथ विड्थ और हाइट। जब आप 11वीं क्लास में पहुंचे तब आपने पढ़ा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, पढ़ा ना? पढ़ा ना कि नहीं? यानी कि 2 डायमेंशन में क्या होते हैं? 2। 3 डायमेंशन में क्या होते हैं? 3। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि रेक्टेंगल में अगर हमें कोई पॉइंट ढूंढना हो तो हमें कितने पॉइंट चाहिए? 2। अगर हमें स्पेस में कोई पॉइंट ढूंढना हो तो हमें कितने पॉइंट चाहिए? 3। इसी तरह हमारी अर्थ पे ढेर सारी कंट्रीज हैं, हमें कैसे पता चलेगा चाइना कहां है, पाकिस्तान कहां है, रशिया कहां है, जापान कहां है? यह पता करने के लिए हमने अपनी अर्थ को इमेजिनरी 2 हिस्सों में डिवाइड किया, रियली में नहीं, इमेजिनरी में। और ऐसे करके ये है हमारी अर्थ का एक मॉडल, ये है जी हमारी अर्थ का मॉडल। ये है सेंटर, सेंटर से ऐसे 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 लाइंस डिमार्केट कर दी हमने ढेर सारी, फिर इन लाइनों को हमने एक्सटेंड किया अर्थ के ऊपर, ऐसे 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 ऐसे, और इन लाइनों से यह पता लगने लगा चाइना कहां है, इंडिया कहां है, रशिया कहां है, जापान कहां है, यूएसए कहां है, कौन कौन सी कंट्री कहां पे है। तो मुझे बताओ, अच्छा इन लाइनों का नाम पड़ गया लैटिट्यूड्स। क्या नाम पड़ गया? जिस तरह स्क्वायर में कोई पॉइंट ढूंढने के लिए क्या होता? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। स्पेस में क्या होता? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमारी अर्थ पे कंट्रीज को ढूंढने के लिए क्या होती हैं? लाइंस। इन लाइनों को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। पता चला आपको? हेडिंग डालो लैटिट्यूड्स। लिखना भी कुछ नहीं है, मैं बनवाऊंगा आपसे। बोर तो नहीं ना हो रहे? हो रहे हो पक्का? तो हेडिंग डालो लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स। और अब जो हम लिखेंगे ना, आप उन पॉइंटों की नंबरिंग डालना। लिखो जी पॉइंट नंबर 1 लैटिट्यूड्स के बारे में। These are imaginary lines। ये क्या होती हैं? इमेजिनरी। क्या रियली में होती हैं? नहीं, इमेजिनरी लाइंस। ड्रॉन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ड्रॉन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। किस लिए? टू फाइंड लोकेशन ऑफ कंट्रीज। These are imaginary lines drawn on
सरफेस ऑफ अर्थ, किस लिए? टू फाइंड लोकेशन ऑफ कंट्रीज। पता चल रहा जनाब आपको? चल रहा ना पता सबको? ठीक है ना मास्टर जी? दीज आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ टू फाइंड लोकेशन ऑफ कंट्रीज। लिख दिया। अब आप क्या करो, इस तरीके की एक फिगर बनाओ, और कहां बनानी मैं आपको बता रहा हूं। ये जो लिखा ना आपने, इससे थोड़ा नीचे, और फिगर थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इधर भी जगह होनी चाहिए, इधर भी जगह होनी चाहिए, इधर भी जगह होनी चाहिए। ऐसा बनाओ, कंजूसी नहीं करना। थोड़ा थोड़ा बुन बनाओ ना जी, थोड़ा नीचे बनाते। इससे इस लाइन से थोड़ा थोड़ा नीचे बनाना तो बेहतर है, क्योंकि यहां कुछ लिखना है ना हमने। ऐसा बनाओ। ये हमने क्या बनाया? अर्थ का कटा हुआ हिस्सा आधा। और देखो जी, ये बना दो अर्थ का सेंटर, और सेंटर से ऐसे लाइंस बनाओ। बोर तो नहीं लग रहा कि हमने सोचा था कोचिंग लेंगे, बस 3 महीने पढ़ेंगे, उसके बाद पैसा आएगा, शादी करेंगे। यहां तो मास्टर पता नहीं क्या गया, लाइनें मरवा के पढ़ा रहा, हमें तो पता नहीं चल रहा। ऐसा तो नहीं ना सोच रहे आप? ऐसे थोड़ी पैसा आएगा आपके अकाउंट में, वो भी 50,000 रुपया बता। और ठीक है, लिख दिया। चलो जी, तो ये आपने ऐसी लाइनें बना दी, बनाई ना? हाँ ना करो ना, थोड़ा हाँ ना करो, थोड़ा माहौल थोड़ा अच्छा बनाए, मजा आएगा सीखने में। देखना, आपको ज्योग्राफी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना देंगे हम, मगर शर्त यह है कि आपके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर हम पढ़ा रहे, आप ऐसे कर रहे, आप सोच रहे वो मुझसे रूठे हुए हैं, पता नहीं कब वो मानेंगे, उनसे उनके बिना मन नहीं लग रहा। एक तो वो रूठे हुए हैं, दूसरा इधर मास्टर एक शेर सुना दिया उसी तरह का, फिर दिल में वो दर्द उठ गया है। तो आपको बता दें कि जो बिछड़े हैं हमसे कभी तो मिलेंगे, ना वो दिन रहे हैं ना ये दिन रहेंगे, और दोबारा आएंगे। एक बार सिलेक्शन ले लो। अब देखो जी, ये सेंटर वाली लाइन है ना, ये वाली, इस लाइन को आप आगे ले आओ। यहां पे सेंट्रल लाइन को आगे ले आओ। ले आए हो? आए ना? अब आप यहां देखो, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। बताओ इन दोनों लाइनों में कितने डिग्री का एंगल है? शाबाश। अब हमने इस लाइन को थोड़ा बेंड कर दिया, तो कितने डिग्री का एंगल हो गया? कम, यानी कि 45, यानी कि 90 से कम हो गया। अब देखो जी इसको, अब देखो जी इसको, और कम हो गया है ना, और कम हो गया। और अब ये दोनों लाइन को इनसाइड कर गई, तो बताओ कितने डिग्री का एंगल हो गया? 0 डिग्री का। कितने डिग्री का? तो ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है, ये ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करती है, इसलिए इसको बोलेंगे 0 डिग्री लैटीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको? 0 डिग्री लैटीट्यूड। एसएससी सीजीएल का सवाल। 0 डिग्री लैटीट्यूड इज आल्सो नोन एज, इसी का दूसरा नाम है इक्वेटर। क्या नाम है? ये अब लेवल पेपर का। 0 डिग्री लैटीट्यूड इज आल्सो नोन एज, इसी का दूसरा नाम। अब बड़े पेपर में पूछा जाता, एफकैट जैसे पेपरों में पूछा जाता कि बताओ जी इक्वेटर दुनिया की कितनी कंट्री से गुजरती है, ऐसे सवाल आते। तो ये क्या हो गया? 0 डिग्री लैटीट्यूड, इसी का दूसरा नाम क्या है? पता चल गया ना आपको? इतना कितने पॉइंट लिखे हमने? 1। अब देखो यहां पे ऐसे 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 ढेर सी लैटीट्यूड होंगी, और ऐसे नीचे भी ढेर सारी लैटीट्यूड होंगी। लिखो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहां लिखना है? ये यहां देखो, ये जो जगह है ना, यहां पे थोड़ी जगह छोड़नी है, फिर नीचे लिखना है। मैं अगले पेज पे लिखता हूं। पॉइंट नंबर 2 लिखो, देर आर, देर आर टोटल, देर आर टोटल 181 लैटीट्यूड्स। देर आर टोटल 181 लैटीट्यूड्स। टोटल लैटीट्यूड कितने हैं?
181, और इसके आगे ना आप ऐसे ब्रैकेट बना देना, ब्रैकेट बना दो है, ब्रैकेट को भी खाली रखना, अभी मैं बताऊंगा ना क्या होता है ये। लिख दिया। टोटल लैटीट्यूड कितने हैं? 181। अब आप देखो, ये भी कोई लैटीट्यूड होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। क्या हमें सारी लैटीट्यूड पढ़ने की जरूरत है? नहीं। ये कोई लैटीट्यूड है, ये सेंटर के साथ 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? और वो भी कहां से? नॉर्थ वाली साइड से। देखो इतने बारीक सवाल आते हैं पेपर में, यहां से कल आपको एमसीक्यूज दूंगा, पता चलेगा, बड़े बारीक सवाल आते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते इसको? छोटे मोटे पेपर पूछते, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हिंदुस्तान के कितने स्टेटों से गुजरता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन से स्टेट से नहीं गुजरता, कौन से में गुजरती है? ऐसे सवाल आते हैं। तो ये ऊपर वाली कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह नीचे भी ढेर सारी लैटीट्यूड होंगी, मगर हमें सारी पढ़नी है क्या? हमें पढ़नी है ये वाली लैटीट्यूड, इसका नाम है 23.5 डिग्री मगर साउथ लैटीट्यूड। शाबाश। और इसी का दूसरा नाम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वाकई आप तो बड़े काबिल हैं सच में। ऊपर वाली होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाली होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप यहां आने के बाद काबिल हुए या पहले से ही थे? पहले से थे, यहां आने के बाद हुए हो? वाकई सच में। कल से हम क्या करेंगे, एक एक गिलास वहां भर के रखेंगे, एक छोटा, उसके भी इंजेक्शन डाल के रखेंगे, आते ही वो पीना, बस सारी चीजें दोबारा आ जाएंगी, एक एक गिलास। चलो ये लिख दिया जी, ये हो गया जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इतना पता चल गया आपको? अब बताते हैं आपको ये डिग्री 23.5 डिग्री, इसका क्या मतलब है। कितने पॉइंट लिखे अभी तक हमने? 2। अब पहले आप यहां देखो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है पिंक वाली, मैंने इस लाइन को ये बाहर ले लिया, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, ये पहले वाली, पूरा ध्यान यहां दो, ये जो लाइन है ना पहले वाली, इसको मैंने ये लाया, मगर थोड़ा जूम किया, जूम कर दिया, और इन दोनों लाइनों को सेंटर के साथ जोड़ा। सेंटर में बनता है 1 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बनता है? मैंने कौन सी वाली लाइन ली? पहली, बिल्कुल साथ वाली। तो पॉइंट नंबर 3 लिखो, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखो, एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस, आपको पता है ये सवाल केएस जैसा पेपर सीजीएल तो पूछते ही पूछता है। टीए का पेपर हुआ था आर्मी का 2021 में, 10वीं लेवल का, उसने भी पूछा एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लैटीट्यूड। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बिल्कुल साथ वाली, दो जुड़ी हुई लैटीट्यूड के बीच एंगुलर डिस्टेंस कितना होता है? 1 डिग्री। कितना होता? 1 डिग्री। एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लैटीट्यूड इज 1 डिग्री। एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लैटीट्यूड इज 1 डिग्री। ठीक है जी, पता चल गया आपको? अब यहां देखो, मैंने इन दो लाइनों को यहां जोड़ दिया, तो एंगुलर डिस्टेंस मतलब सेंटर में कितने डिग्री का एंगल बना? कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। मगर जब हमने फीता पकड़ के इसको मेजर किया यहां से लेके यहां तक, तो ये बन गया 111 किलोमीटर। कितना बन गया? तो अगला पॉइंट लिखो यहीं पे, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लैटीट्यूड इज 1 डिग्री एंड लीनियर इट इज 111 किलोमीटर। सीजीएल का सवाल, क्या बोलते हैं इसको? नोन एज गोर। नोन एज गोर। एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लैटीट्यूड इज 1 डिग्री, और लीनियर जब हम फीता पकड़ के इसको मेजर करेंगे, लीनियर कितना होगा? 111 किलोमीटर, और उसको क्या बोलेंगे? गोर। इतना पता चल गया आपको? आगे
चले आगे। देखो अब ये ब्रैकेट को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। देखो जनाब, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने शर्म बिल्कुल नहीं करनी है। मैं शौक से टीचर हूं, पेशे से मैं इंजीनियर हूं। कंप्यूटर यहां बोर्ड पे मैं कोई चीज़ ऐसी लिखूंगा ही नहीं जो मैं आपको लेमैन में ना समझा पाऊं। पेशे से मैं टीचर में हूं, शौक से मुझे मज़ा आता है टीचिंग करने में। मगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं। मैंने 3 साल बेंगलोर में सर्व किए हैं, मैं एज ए कंप्यूटर इंजीनियर रहा हूं। मगर वो सब छोड़ दिया हमने, ऐसे ही छोड़ दिया हमने वहाँ पे हाँ, वो हम ही पढ़ाएंगे, मगर हमें खुद थोड़ा कम ही आता है अरे टेंशन मत लो, आपकी हमारी कॉपी से बाहर आपको पेपर में कभी कंप्यूटर दिखेगा नहीं, ये पूरी गारंटी है। वो 2015 से मैं पढ़ाता हूँ, उससे पहले बाकी चीज़ें पढ़ाता था छोटे मोटी, फिर 15 से मैंने ये पढ़ाना शुरू किया। हमारी कॉपी से बाहर या तो ज्योग्राफी में पेपर में कुछ आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो कॉपी से आएगा। और कंप्यूटर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे हर पेपर में, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते, कुछ क्वेश्चन आते बड़े टफ जो आपको खुद करने हैं, तो बाकी आपको सब कॉपी में दिखेगा, पूरी गारंटी, उसकी टेंशन मत लो। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम इलेबोरेट करते हैं जी चीजों को। देखो मैंने अभी आपको लिखाया टोटल लैटिट्यूड कितने हैं, 181 है ना, आगे ब्रैकेट लिखा दी। देखो जनाब, आप मेरी बात सुनो, बताओ जी लैटिट्यूड होते क्या है। पहला वाला पॉइंट पढ़ो, लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी अर्थ कैसी है, ऑब्लेट स्फेरॉइड, हम सफेर पे लाइन नहीं बना सकते। अब थोड़ा दिमाग खोलेंगे हम अपना, हम सफेर पे लाइन नहीं बना सकते। हमने एक बैलून लिया, बैलून पता ना आपको, गुब्बारा फड़ूस ऐसे करके बढ़ा, हम बैलून पे लाइन नहीं बना सकते। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर जी हम तो लाइन बना सकते, काहे नहीं बना सकते, ऐसे पेन पकड़ा ये बना दी हमने, लाइन बना दी बैलून के ऊपर। वो हमने लाइन नहीं बनाई, वो हमने कर्व बनाई है। हम बैलून के ऊपर लाइन नहीं बना सकते, क्या बना सकते हैं, कर्व। देर आर 181 लैटिट्यूड लिखा ना आपने, यहां लिखो ग्रेट सर्कल्स, यहां लिखो ग्रेट सर्कल्स। जो लैटिट्यूड की हम यहां पे बात कर रहे हैं ना 181 है, वो क्या है, वो सर्कल्स हैं, लाइन नहीं। अब लाइन का क्या मतलब होता है, देखो यहां पे अर्थ के मॉडल को क्या बोलते हैं, ग्लोब। मगर ग्लोब का 2 डायमेंशनल क्या है, हाँ वेरी गुड, ग्लोब का 2 डायमेंशन क्या है, मैप। देखो जी, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये हमने क्या बना दी, लाइन। मगर ये ग्लोब है तो ये होगी लाइन, ये होगी सर्कल। ऐसे कल मैं ग्लोब लाऊंगा तो ये ऐसे क्या होगा, सर्कल। यानी कि 2 पॉइंट हैं। अब देखो जी, अब आप खुद ही बताओ, क्या इन लाइनों की लंबाई कम हो रही है ना, केएस के पेपर में पूछा गया, लाइनों की लंबाई कम हो रही है ना। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होगा, उसको हम लैटिट्यूड नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पोल। तो सबसे ऊपर क्या होगा, नॉर्थ पोल, और यहां क्या होगा, अगर पेपर में आए टोटल लैटिट्यूड ग्रेट सर्कल कितने हैं, तब आंसर क्या होगा, 181। अगर पेपर में आए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 भी लिख लो, आज का आखिरी, देर आर 179 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। केएस में पूछा गया सवाल, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, 179। मगर लैटिट्यूड ग्रेट सर्कल कितने हैं, 181। पता चल गया आपको फर्क। तो 179 लाइनें क्यों हो गई, क्योंकि जो टोटल 181 सर्कल थे उनमें से नॉर्थ और साउथ को माइनस कर दिया और पीछे आ गया 179। बताओ जी टोटल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, 179। टोटल ये वाला ग्रेट सर्कल लैटिट्यूड कितने हैं, 181। पता चल गया आपको। अब अगले एपिसोड में और आगे पढ़ेंगे, आज का एपिसोड बस करें।